नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन एवं रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत। उत्पादन एवं रोजगार का, इसे क्लासिकल की जगह हम कह सकते हैं उत्पादन एवं रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत या उत्पादन एवं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। यह विषय जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है और यह टॉपिक जो है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लासिकल अर्थशास्त्र टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। अब है क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन थे? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार एडम स्मिथ से लेकर रिकार्डो तथा जेम्स मिल एवं उनके पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों को क्लासिकल अर्थशास्त्री कहा जा सकता है। लेकिन किन्स ने रिकार्डो के अनुयायियों को भी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में शामिल किया है, जैसे मार्शल है, एजवर्थ है, पिगू है। अब है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की मुख्य विचारधारा या कंक्लूजन क्या था? इनके अनुसार यदि वेजेज और प्राइसेज परफेक्टली कन्वर्टेबल हैं, अर्थात मजदूरी और कीमतें पूर्णतः परिवर्तनशील हैं, तो इकोनॉमी में हमेशा ही परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट रहेगा। यानी यदि मजदूरी और कीमतें पूरी तरह से परिवर्तनशील हैं तो अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है और ऐसी आर्थिक क्रिया में सरकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अब है टू पिलर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल सिद्धांत के दो आधार स्तंभ। पहला है से का बाजार नियम और दूसरा है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है उसके बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे फिशर है, कैम्ब्रिज विचारधारा है, किन्स का मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे से का बाजार नियम या सेज लॉ ऑफ मार्केट। जे.बी. से ने इस सिद्धांत को 1803 में बताया था और उनके अनुसार से का जो बाजार नियम है वो हमें क्या बताता है कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है। अतः इकोनॉमी में जितना भी उत्पादन होता है उसकी मांग सदैव ही कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बनी रहती है। अर्थात जितना भी कुल उत्पादन होता है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई जो होती है वो बराबर हो जाती हैं। इसी के साथ ही जो से का बाजार नियम है वो हमें इस बात की भी गारंटी देता है कि अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा ही वस्तु की मांग और पूर्ति जो होती है वो हमेशा ही बराबर होती हैं। उससे का यह भी कहना है कि बाजार नियम हमें यह बताता है कि कभी भी एक्सेस प्रोडक्शन की जो कंडीशन है वो हमारे सामने नहीं आती है। से के जो बाजार नियम है उसको हम बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, मनी इकोनॉमी या मुद्रा अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही प्रयुक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में से का बाजार नियम। से का जो बाजार नियम है वो बार्टर इकोनॉमी या वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में पूर्णतः लागू होता है, किंतु इस नियम की जो मान्यता है वो यह है कि व्यक्ति जो होते हैं वो अपने पास गुड्स को स्टोर करके नहीं रखते हैं। जो पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, स्वयं के कंजप्शन के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं और इनके पास जो प्रोडक्शन होता है अगर वो खुद के कंजम्पशन के बाद में बच जाता है तो उस उत्पादन से वो क्या करते हैं, जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके द्वारा किए गए उत्पादन की मांग करते हैं। यानी व्यक्तियों के पास में जो एक्सेस वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है उससे वो क्या करते हैं, अन्य लोगों के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी मांग करते हैं, यानी बदले में उनको वस्तुएं देते हैं और उनसे बदले में वस्तुएं लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं वो वस्तुओं को स्टोर करके नहीं रखते हैं। इससे क्या होगा कि
एक व्यक्ति की जो सप्लाई होती है उससे अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाती है। और इकोनॉमी में हमेशा ही एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। और ऐसी कंडीशन में कोई भी एक्सेस प्रोडक्शन की स्थिति या अनैच्छिक बेरोजगारी की जो स्थिति है वो हमारे सामने नहीं आती है। लेकिन यदि कभी किसी वस्तु का एक्सेस प्रोडक्शन हो भी जाता है तो क्या होता है, अन्य वस्तुओं के रूप में उस वस्तु की जो रिलेटिव प्राइस है वो घट जाती है। यानी एक व्यक्ति के पास में किसी वस्तु का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है और वो दूसरे व्यक्ति की वस्तु की मांग करता है, तो एक्सेस प्रोडक्शन वाली वस्तु की जो प्राइस है या कीमत है वो कम हो जाएगी, और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी वस्तु की प्राइस हाई है, तो बदले में यह व्यक्ति उस व्यक्ति को उस वस्तु की अधिक पूर्ति करता है। तो इस तरह से अंत में हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो होती हैं वो बराबर हो जाती हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा है बार्टर इकोनॉमी में से का बाजार नियम। अब हम देखेंगे मनी इकोनॉमी में से का बाजार नियम। से का जो बाजार नियम है वो मनी इकोनॉमी में भी लागू होता है। और यहाँ पर हम दो स्थितियाँ लेके चल सकते हैं कि जब व्यक्ति सेविंग नहीं करते हैं और जब व्यक्ति सेविंग करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब व्यक्ति सेविंग नहीं करते हैं। जब व्यक्ति सेविंग नहीं करते हैं तो यह नियम पूर्णतः लागू होता है। लेकिन हम ये कहें कि जो वस्तु के बारे में दी गई मान्यता है वो ही यदि मुद्रा के बारे में भी लागू हो तो ये नियम लागू होगा। अर्थात जिस तरह से व्यक्ति वस्तुओं को स्टोर करके नहीं रख रहे थे उसी तरह से व्यक्ति अपने पास फालतू की जो मनी है वो भी नहीं रखते हैं, तो ही ये नियम लागू होता है। और जो मनी है उसका यूज केवल एक्सचेंज या वस्तुओं के लेन देन या विनिमय के लिए किया जाता है। तो इसमें हम ये बताएंगे कि व्यक्ति जो हैं वो अपने पास फालतू की मुद्रा नहीं रखते हैं, मुद्रा को विनिमय के लिए काम में लिया जाता है। तो जब विनिमय के काम में ले लेते हैं तो जो लोगों के पास में मनी होती है वो तुरंत ही अन्य गुड्स के ऊपर खर्च कर दी जाती है। इससे एक्सेस प्रोडक्शन की कंडीशन हमारे सामने नहीं आती है। मनी इकोनॉमी की जो दूसरी स्थिति है कि जब व्यक्ति सेविंग करते हैं। से का बाजार नियम उस स्थिति में भी लागू होता है जब व्यक्ति अपनी इनकम में से सेविंग करते हैं, लेकिन ये सेविंग या बचत करने की वजह से उनकी जो टोटल डिमांड है उसमें कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि एक जो रेशनल सेवर है या एक विवेकशील बचत करता है वो अपनी सेविंग को कभी भी कैश के रूप में नहीं रखना चाहता है, बल्कि वह उसे उद्यमियों को और बैंकों को उस मनी को उधार देकर इंटरेस्ट कमाना चाहता है। और बैंक और जो अन्य उद्यमी हैं वो भी क्या करते हैं कि जो मुद्रा उन्होंने उस व्यक्ति से उधार ली है उसका उन्हें बदले में ब्याज चुकाना है, तो उस कोष का प्रयोग वो क्या करते हैं प्रोडक्टिव वर्क या उत्पादक कार्यों के लिए करते हैं। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति ने जो बचत की थी वो किसके बराबर हो जाती है, व्यापारी लोग जो निवेश करते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि मनी इकोनॉमी में से का बाजार नियम तभी लागू होता है जब सेविंग जो होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे से के नियम की मान्यताओं में जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति अपने पास फालतू की मनी नहीं रखता है। और गुड्स एंड इसके अलावा जो सेकंड मान्यता है वो ये है कि वस्तु और साधन बाजार दोनों में ही परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति पाई जाती है। थर्ड है क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। फोर्थ है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। रिचार्ड टी फ्रोइन के अनुसार जो क्लासिकल सिद्धांत है उसमें दो मान्यताओं को लिया जाता है। पहला कि जो प्राइसेज हैं और जो वेजेज हैं वो परफेक्टली इलास्टिक या पूर्णतया लोचदार होती हैं। दूसरी मान्यता है श्रमिकों व नियोक्ताओं दोनों को ही जो मार्केट प्राइसेज होती हैं उनकी पूरी जानकारी होती है। क्लासिकल थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिकल इकोनॉमी के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं।
यहाँ हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के संबंध में 3 संबंधों की यहाँ बात करेंगे। पहला है प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा है डिमांड ऑफ लेबर, और थर्ड है सप्लाई ऑफ लेबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन की यदि हम डेफिनेशन बताएं तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, यह हमें आउटपुट और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इन दोनों के मध्य रिलेशन को बताता है। यहाँ जो y है वो क्या है, आउटपुट है, n है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल या श्रम की मात्रा को बताता है। यदि हम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो dy/dn ये क्या होता है, श्रम की सीमांत उत्पादकता। तो हम ये देखते हैं कि जो श्रम की सीमांत, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे श्रम की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है या धनात्मक होती है, यानी रोज़गार बढ़ने पर उत्पादन भी बढ़ता है। सेकंड है डिमांड ऑफ लेबर। ये फंक्शन है dn इजिकल टू फंक्शन ऑफ w/p। dn क्या है, डिमांड ऑफ लेबर, w यहाँ पे क्या है, मौद्रिक मजदूरी, p है प्राइस लेवल। तो w/p यानी मौद्रिक मजदूरी में अगर कीमत का भाग दे दें तो हमें क्या मिलती है, वास्तविक मजदूरी या रियल वेजेज। तो यहाँ हम श्रम की मांग और रियल वेजेस के मध्य यदि हम संबंध देखें तो श्रम की मांग जो होती है वो रियल वेजेस के ऊपर निर्भर करती है, यानी रियल वेजेस अगर घटती हैं तो श्रम की मांग या रोज़गार की मात्रा बढ़ती है। रियल वेजेस घटने का मतलब है कि मौद्रिक मजदूरी की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था में जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हाई हो गई हैं। प्राइसेस हाई हो गई हैं तो इससे क्या होगा, जो उत्पादन करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं वो ऊंची कीमतों का लाभ उठाने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे और वो लेबर की डिमांड है वो ज़्यादा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब रियल वेजेज घट जाती हैं तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है और इसी से हमें लेबर का डिमांड कर्व भी मिलता है। और लेबर का डिमांड कर्व जो होता है वो हमें किससे मिलता है, MPPL यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से निर्धारित होता है। MPPL क्या होती है कि उत्पादन करने के लिए हम अगर लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाते हैं तो उससे आउटपुट में कितनी वृद्धि होती है, तो इससे हमें क्या मिलता है, लेबर का डिमांड कर्व। अब है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई जो फंक्शन है वो है SN इजिकल टू GW/p, यानी ये जो श्रम की पूर्ति या सप्लाई ऑफ लेबर है वो भी किस पे डिपेंड करती है, रियल वेजेस के ऊपर, यानी श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का फलन होती है। यहाँ हम देखते हैं तो इन दोनों के मध्य पॉजिटिव रिलेशन होता है, अर्थात जब हम ये देखें कि जब रियल वेजेज बढ़ती हैं तो लेबर की सप्लाई भी बढ़ती है और दोनों बढ़ने की वजह से हम देखें तो लेबर का जो सप्लाई कर्व होता है वो ऊपर की ओर जाता हुआ है या पॉजिटिव होता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि वहाँ हमें मिलती है जहाँ डिमांड ऑफ लेबर किसके इक्वल होती है, सप्लाई ऑफ लेबर के। ठीक है, ये तो हमने 3 संबंध देख लिए हैं क्लासिकल थ्योरी के अंदर। अब हम देखेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट में हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अगर उदग्र रूप से एकीकृत है तो T और Y बराबर होते हैं। हमने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में देखा था कि MV इजिकल टू PT, MV को हम देखें या MV इजिकल टू PY, एक ही बात है। MV क्या है, टोटल सप्लाई को बता रहा है और PY जो है वो टोटल डिमांड को बता रहा है। लेकिन यहाँ हम लेन देन के उद्देश्य के लिए ही मुद्रा की मांग को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये T है और जो Y है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी MV इजिकल टू PY बोलें या MV इजिकल टू PT बोलें, तो मुद्रा की कुल पूर्ति उसकी कुल मांग के बराबर होती है। ये हमने देखा मनी मार्केट। अब हम क्लासिकल थ्योरी में देखेंगे रियल सेक्टर। रियल सेक्टर में हम देखते हैं सेविंग फंक्शन या बचत फलन। तो सेविंग इजिकल टू फंक्शन ऑफ R, यानी हमारी जो सेविंग्स हैं वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। स्मॉल r यहाँ है रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल S है सेविंग।
जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो सेविंग्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि लोग ऊंची ब्याज दर का फ़ायदा लेने के लिए सेविंग्स करते हैं। इसके आगे है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, यानी निवेश जो होता है या इन्वेस्टमेंट है वो भी किस पे डिपेंड करता है, आर या ब्याज की दर पर। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट कम होता चला जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुद्रा उधार लेना मुश्किल होता है। और हम लास्ट में हम देखें तो हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ मिलती है, जहाँ सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। आज के हम इस लेक्चर में जो है वो क्लासिकल मॉडल को इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।